दलित चिंतन पर कमल भारती जी की पुस्तक लोकतंत्र में भागीदारी के सवाल के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी वाल्मीकियों के लिए पृथक आरक्षण की मांग लेख के ऊपर। इस लेख में वाल्मीकियों की इस मांग को सरासर गलत बताते हैं कमल भारती जी, और अक्सर हम सोशल मीडिया पर एक जुमला सुनते हैं कि आरक्षण का सारा लाभ जो है वो चमारों ने लिया है। इस बात को भी कमल भारती जी गलत साबित करते हुए कहते हैं कि आरक्षण को लेने के लिए एक न्यूनतम योग्यता तय की गई है, उसको आपको उस लीग को क्रॉस करना पड़ेगा, अपना शैक्षिक स्तर जो है वो सुधारना पड़ेगा। चमारों ने गंदे काम छोड़ने का साहस सबसे पहले दिखाया और शिक्षा को हथियार बनाया सामाजिक उत्थान के लिए, इसीलिए वो आगे बढ़ गए और वाल्मीकि समुदाय जो है वो पिछड़ कर रह गए। यहाँ पर वे डॉक्टर अंबेडकर के कई लेखों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं इस लेख में। साथ ही दलित राजनेताओं के ऊपर भी वे सवालिया निशान खड़े करते हैं कि क्यों इन लोगों ने आरक्षण को एक राजनीतिक हथियार बना दिया बजाय सामाजिक उत्थान के। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले लेख में कर ली थी। अब हम लेख को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और अन्य लेख की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नाम। आज के लेख का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है, आरक्षण सेवाओं में या शिक्षा में। और आज का ये लेख उन लोगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए जिन्हें ये लगता है कि जैसे ही वे हुक्मरान बन जाएंगे तो सत्ता जो है हर ताले की चाबी है। डॉक्टर अंबेडकर का हवाला देते हुए वो लोग ये बात कहते हैं कि बाबा साहब ने ऐसा कहा था, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि उससे पहले बाबा साहब ने ये भी कहा था कि बिना ज्ञान के लड़ने गए तो हार निश्चित है। उन्हें ये लेख ध्यान से सुनना चाहिए कि बिना शैक्षिक और सामाजिक स्तर को दुरुस्त किए हुए आप सत्ता में यदि आ भी जाएंगे तो आपको उसका कोई लाभ मिलने वाला है नहीं। लेख ध्यान से सुनिए, आरक्षण सेवाओं में या शिक्षा में। ये बहस का विषय हो सकता है कि मंडल आयोग ने जिन जातियों या वर्गों को पिछड़ा हुआ माना है उसका आधार सामाजिक है या आर्थिक। ये बहस भी तर्क संगत हो सकती है कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के प्रश्न राजनीतिक है या मानवीय। किंतु यह निर्विवाद है कि इस पिछड़ेपन के मूल में जो मुख्य कारण है वह है शिक्षा का अभाव। और गौरतलब है कि यह ज्वलंत प्रश्न पर बहस ही नहीं हो रही है कि देश की 3/4 आबादी शिक्षा से वंचित कैसे हो गई। जब इस देश में उच्च जातियों की शैक्षिक प्रगति निरंतर जारी है तो इसी देश में एक ही सरकार के अंतर्गत रह रही दलित पिछड़ी जातियों का शैक्षिक विकास क्यों नहीं हो रहा है। स्पष्ट है कि इस देश के नीति निर्धारकों ने जो नीतियां बनाई हैं उसके मूल में उनके अपने हित ही केंद्रित हैं। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कहीं दलित पिछड़े लोगों को अशिक्षित बनाने के पीछे उन्हें सत्ता से दूर करने की साजिश तो नहीं है। यदि यह प्रश्न बेमानी नहीं है तो बहस का विषय यह भी होना चाहिए कि अल्पसंख्यक जातियां अगड़ी बनकर शासक कैसे हो गईं। आइए इस विषय में इतिहास का सिंहावलोकन करें और एक रचनात्मक बहस की शुरुआत करें। तो ये लेख जो है अपने आप में मुकम्मल है और आपके सोचने समझने के तरीके को ये झकझोर कर रख देगा। सामान्यतः ये माना जाता है कि जो जातियां शासक होती हैं वही विकास में भी आगे होती हैं, किंतु 1881-82 की शैक्षिक प्रगति के आंकड़ों को प्रमाणित नहीं करती है ये बात। ये तालिका देखिए, आपको पीछे बैकड्रॉप में तालिका दिख जाएगी। हालांकि तालिका में थोड़ी गलतियां हैं, इसमें समुदाय की जगह अनुक्रमांक लगा दिए गए हैं, तो मैं साथ साथ पढ़ती जाऊंगी ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए अब ये तालिका देखिए। सबसे पहले इसमें समुदाय है, फिर प्राइमरी एजुकेशन की बात है, फिर मिडिल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेजेस की बात है, यानी कि महाविद्यालयों की। सबसे पहला समुदाय है ईसाई, जो प्राइमरी में 0.49% है और मिडिल क्लास तक पहुंचते पहुंचते ये 12.06% हो जाता है। हाई स्कूल में इसका रिप्रेजेंटेशन 2.26% है और कॉलेजेस में इसका 3% है। दूसरा समुदाय है ब्राह्मण समुदाय। प्राइमरी एजुकेशन में ये 20.17% है और मिडिल तक पहुंचते पहुंचते 20% का 30.70% पहुंचता है और हाई स्कूल में इनका रिप्रेजेंटेशन 40.29% है और कॉलेजेस में इनका रिप्रेजेंटेशन 50% है।
और ये 1881-82 के आंकड़े हैं, जब देश आजाद नहीं हुआ था। तीसरा समुदाय है अन्य हिंदू। इसमें प्राइमरी तक पहुंचने वाले लोग हैं या एडमिशन लेने वाले हैं 64.69% और मिडिल तक पहुंचने वाले हैं 39.41%, हाई स्कूल तक पहुंचने वाले हैं 34.81% और कॉलेजेस तक पहुंचने वाले हैं 22.3%। चौथा समुदाय है मुसलमान और प्राइमरी में एडमिशन लेने वालों में है 12.54%, मिडिल तक पहुंचने वाले हैं 5.80%, हाई स्कूल तक पहुंचने वाले हैं 2.04% और कॉलेजेस तक पहुंचने वाले हैं 2.15%। पांचवा समुदाय है पारसी और प्राइमरी में पहुंचने का प्रतिशत इनका कितना कम है और कॉलेजेस तक पहुंचने का प्रतिशत कितना ज्यादा है, ये देखिए 1.12% ये लोग प्राइमरी में हैं और मिडिल तक पहुंचने वाले 12.87% हैं और हाई स्कूल तक पहुंचने वाले 19.66% हैं और कॉलेजेस तक पहुंचने वाले 21.04% है। तो ये कहीं ना कहीं जो है कैथरीन मेयो की मदर इंडिया के आंकड़ों को भी प्रमाणित कर रही है ये टेबल। कैथरीन मेयो ने भी इन सब बातों की चर्चा जो है अपने मदर इंडिया पुस्तक में की है। छठा समुदाय है आदिम तथा पहाड़ी जनजातियां। प्राइमरी तक पहुंचने वाले इनका प्रतिशत है 0.87%, मिडिल तक है 0.04%, हाई स्कूल में 0 और कॉलेजेस में 0। दलित वर्ग का रिप्रेजेंटेशन है या परसेंटेज है, प्राइमरी तक 0.87% दलित ही पहुंच पाते हैं, मिडिल तक 0.14%, हाई स्कूल तक 0 और कॉलेजेस तक भी 0। यहूदी तथा अन्य प्राइमरी में इनका परसेंटेज है 0.12%, मिडिल में 0.87%, हाई स्कूल में 0.86% और कॉलेजेस में 0.04%। तो ये 1881-82 के आंकड़े हैं। अब सुनिए एक महत्वपूर्ण बात जो कमल भाटी जी कह रहे हैं। ये आंकड़े 1882 में बंबई प्रेसिडेंसी में किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित हैं, जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर ने अपने शैक्षिक मांगों के ज्ञापन में उद्धृत किया है। तो ये बड़े प्रामाणिक आंकड़े हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश शासन में भी शिक्षा में ब्राह्मणों की भागीदारी सर्वाधिक थी, जबकि शासित वर्ग के रूप में ईसाई समुदायों की स्थिति सर्वोच्च होनी चाहिए थी। ये टेबल साबित कर रहा है कि अंग्रेज चूंकि ईसाई धर्म के लोग थे, फिर भी उनका जो आंकड़ा है शैक्षणिक योग्यता का वो कम है। दूसरी बात तालिका में यह ध्यान देने की है कि मुसलमानों की हाई स्कूल और महाविद्यालयों में शिक्षा की दर 2% से अधिक नहीं है तथा दलित वर्गों के मामले में यह दर पूरी तरह 0 है। यही स्थिति पहाड़ी तथा आदिम जनजातियों की है। अब जरा इस तालिका में दर्शाए गए आंकड़ों पर भी दृष्टि डालिए, जो 1923-24 की शिक्षा निदेशक की रिपोर्ट पर आधारित है और ये दोनों ही आंकड़े जो है परतंत्र भारत के हैं। सबसे पहले वर्ग है, पीछे बैकड्रॉप पर आप इसे टैली करते रहिए। सबसे पहले वर्ग है, फिर आबादी में स्थान, फिर प्रति 1000 छात्र, फिर प्रति लाख आबादी के हिसाब से माध्यमिक शिक्षा में छात्र और फिर प्रति 2 लाख की आबादी से कॉलेज शिक्षा में छात्र और शिक्षा में स्थान। तो सबसे पहले वर्ग को मैं ले रही हूं। सबसे पहले है अगड़े हिंदू वर्ग में, आबादी में इनका स्थान है चौथा और प्राइमरी में प्रति 1000 छात्र हैं 119, 1000 छात्र पे, और 3000 छात्र माध्यमिक शिक्षा में 1 लाख के ऊपर, और कॉलेजेस में यही आंकड़ा जो है बढ़कर 1000 हो जाता है प्रति 2 लाख के हिसाब से, और शिक्षा में इनका स्थान है पहला। मुसलमान जो है आबादी के तौर पर तीसरा स्थान रखते हैं और प्राइमरी शिक्षा में प्रति 1000 की आबादी सिर्फ 92% है और माध्यमिक शिक्षा में 500 छात्र जो है वो 1 लाख के ऊपर है और कॉलेजेस में इनका प्रतिशत है सिर्फ 42। प्रति 2 लाख की आबादी के ऊपर सिर्फ 42 छात्र ही हैं जो 52 छात्र ही हैं जो पहुंच पाते हैं और शिक्षा में इनका स्थान दूसरा है। मध्य वर्ग, आबादी में इनका स्थान पहला है
और प्रति 1000 प्राइमरी शिक्षा में 38 है। माध्यमिक शिक्षा में प्रति 1 लाख के ऊपर 140 छात्र और कॉलेज शिक्षा में प्रति 2 लाख के ऊपर 14 छात्र। और शिक्षा में इनका स्थान तीसरा है। पिछड़े वर्ग जिसकी आबादी दूसरे स्थान पर है और शिक्षा में इनका जो प्राइमरी स्तर है वो सिर्फ प्रति 1000 18 बच्चे हैं। माध्यमिक शिक्षा में 1 लाख पर सिर्फ 14 बच्चे हैं और कॉलेज शिक्षा में 2 लाख पर आबादी 0 है और शिक्षा में स्थान जो है वो चौथा है। तो ये टेबल ऑलमोस्ट पलट जाता है नीचे आते आते। इस तालिका में आश्चर्यजनक यह है कि मुसलमानों का दूसरा स्थान है तथा दलित पिछड़े वर्गों की स्थिति पूरी तरह चौंका देने वाली है। जब हमने 1881-82 के आंकड़े देखे और अब 1923-24 के आंकड़े हमारे सामने हैं और दोनों में ही जो है वो मुसलमानों का कितना ज्यादा स्तर बढ़ गया है शिक्षा को लेकर, उसी के ऊपर अब चर्चा है। विभिन्न समुदायों की शैक्षिक स्थिति में ये विषमता क्यों पैदा हुई, यह एक अलग प्रश्न है। यहाँ विचारणीय यह है कि 40 वर्ष पूर्व जिन मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी, वे 1900 के दशकों में अचानक दूसरे स्थान पर कैसे आ गए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसका आधार तीसरी पंचवर्षीय शैक्षणिक रिपोर्ट 1892-93 को माना है, जिसमें शिक्षा निदेशक ने मुसलमानों को सर्वाधिक पिछड़ा मानते हुए उनके लिए शिक्षा में विशेष प्रावधान प्रस्तावित किए थे। शिक्षा निदेशक की रिपोर्ट पर ही हंटर आयोग ने मुसलमानों में शिक्षा दर बढ़ाने के लिए विशेष सिफारिशें की थी, जिसमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था मुख्य थी। इन सिफारिशों के लागू होने के बाद ही मुस्लिम शिक्षा में आश्चर्यजनक सुधार हुआ। इस संदर्भ में 3 प्रश्न प्रमुख रूप से विचारणीय हैं। सबसे पहला, हंटर आयोग ने ऐसी ही सिफारिशें दलित पिछड़े वर्गों के हित में आवश्यक क्यों नहीं समझी थी, जबकि वे शिक्षा धन और सामाजिक हैसियत में मुसलमानों से भी पीछे थे। दूसरा पॉइंट, शिक्षा के क्षेत्र में ब्राह्मण और अन्य अग्रणी हिंदू ही आगे की पंक्ति में क्यों हैं। और तीसरा, स्वाधीनता के बाद मुस्लिम शिक्षा का ग्राफ एकदम नीचे क्यों चला गया। इन तीनों प्रश्नों के मूल में अलग अलग कारण हो सकते हैं, परंतु उसका अर्थ एक ही है। इस पर विचार करने से पूर्व इस तालिका को देखिए, जिसमें वर्तमान शिक्षा की दर विभिन्न समुदायों की आबादी की दृष्टि से अंकित की गई है। इस तालिका को सुनने के बाद आपको ये पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि शिक्षा में आरक्षण कितना जरूरी है। और हम इन लेखों के माध्यम से लगातार पढ़ रहे हैं कि कैसे उच्च न्यायालयों ने जो है शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ों के लिए आरक्षण की मनाही कर दी, खास तौर से साइंस सब्जेक्ट्स को लेकर। और जबकि जैसे ही मुसलमानों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण लागू किया, उनका शिक्षा का स्तर कितना ज्यादा बढ़ गया, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कमल भारती जी। उम्मीद है आपको ये सब कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब एक और टेबल है जिसे हम टैली करते हैं, पीछे बैकड्रॉप पे देखते रहिएगा। सबसे पहले है वर्ग, फिर है आबादी का प्रतिशत, फिर है शिक्षा दर का प्रतिशत। सबसे पहले अग्रणी हिंदू, आबादी का प्रतिशत है इनका 15% और शिक्षा दर है इनकी 89%। उसके बाद वर्ग है अल्पसंख्यक, आबादी का इनका प्रतिशत है 10.5% और शिक्षा दर है 1.5%। पिछड़ी जातियां 52% हैं और इनका शिक्षा दर है 12%। दलित जातियां 15% है और इनका शिक्षा दर है 6%। आदिवासी जातियां 7.5% हैं और इनका शिक्षा दर है मात्र 2%। इस तालिका में मुसलमानों की शिक्षा दर न्यूनतम है। इसका एक ही कारण है कि मुसलमानों को ब्रिटिश भारत में शिक्षा में जो आरक्षण प्राप्त था वे स्वाधीनता के बाद उन्हें नहीं मिला और भारतीय मुसलमानों ने भी अपने अधिकारों का प्रश्न नहीं उठाया। यहाँ इस बात का प्रमाण है कि आरक्षण किसी वर्ग की स्थिति को वास्तव में बदल देता है। दलित पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा में आरक्षण न ब्रिटिश काल में था और न अब है, इसलिए उनकी शिक्षा दर नहीं के बराबर है, जिसके कारण विकास के अन्य क्षेत्रों में भी उनकी भागीदारी नहीं है। कहने का मतलब है जब तक आप मांग नहीं करेंगे किसी चीज की, आपको नहीं दी जाएगी, सही होते हुए भी नहीं दी जाएगी। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझिए। क्रिकेट में हम लोग रुचि रखते हैं,
आप में से भी बहुत सारे लोग क्रिकेट के फैन होंगे। उसमें एक खास तौर का निर्णय होता है, वो है LBW माने कि लेग बिफोर विकेट। जब तक बॉलर जो है LBW की अपील नहीं करता, तब तक आउट होने के बावजूद भी अंपायर जो है उसे उंगली नहीं उठाता आउट देने के लिए। उसके लिए बॉलर को अपील करनी पड़ती है, बस वैसे ही आरक्षण है। जब तक आप लोग अपील नहीं करेंगे, इसके लिए आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक ये आपको मिलने वाले भी नहीं हैं ये अधिकार। जहां तक ब्राह्मणों तथा अन्य हिंदुओं की शैक्षणिक प्रगति का प्रश्न है, उनके मूल में मनुस्मृति के हिंदू कोड बिल पर आधारित समाज व्यवस्था मुख्य कारण है, जिसमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को माना गया है। बाद में बड़े किसानों, जमींदारों, सामंतों तथा वैश्यों ने भी शिक्षा को अपनाया। यद्यपि यह वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लंघन था, तथापि यह धर्म के संकट का प्रश्न इसलिए नहीं बन सका क्योंकि ब्राह्मण इन दोनों वर्गों पर आश्रित था। तो मनुस्मृति के हिसाब से सिर्फ ब्राह्मण को ही पढ़ने का अधिकार था, लेकिन फिर क्षत्रिय और वैश्यों को इसलिए दिया गया क्योंकि ब्राह्मण इनके ऊपर आश्रित थे और ब्राह्मण जो है वो मुट्ठी भर रहे हैं इस देश में। ये विशेष रूप से पहले, दूसरे और तीसरे वर्ण के हिंदुओं के लिए शैक्षणिक अधिकारों की वह सामाजिक स्वीकृति बन गई कि आरक्षण की व्यवस्था के बिना ही विकास के सभी क्षेत्र में उनके लिए आरक्षित हो गए। इसी सामाजिक स्वीकृति के कारण ब्रिटिश ने भी शुरू में सिर्फ ब्राह्मणों के लिए स्कूल कॉलेज खोले, यहाँ तक कि ब्राह्मण विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करती थी। पहली बार 1851 में ये छात्रवृत्ति ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य हिंदू छात्रों को आगरा कॉलेज में दी गई थी। इसी सुविधा के फलस्वरूप ब्राह्मण तथा अन्य उच्च हिंदुओं के शैक्षणिक प्रगति का ग्राफ ब्रिटिश भारत में भी ऊपर था और आज स्वाधीन भारत में भी ऊपर है। इसके विपरीत दलित पिछड़े क्षेत्रों की शैक्षिक स्थिति इसलिए शोचनीय है कि हिंदू वर्णाश्रम व्यवस्था में वे सेवक श्रेणी के माने जाते हैं, जिन्हें पढ़ने लिखने की निषेधाज्ञा है। इसके लिए इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन दंडनीय है। दंडित वे लोग करते हैं जो स्वयं वर्णाश्रम की व्यवस्था का उल्लंघन करते थे। वे दलितों को उसका उल्लंघन इसलिए नहीं करने देते थे कि सेवक श्रेणी की उन्हें आवश्यकता थी। मनुस्मृति के कानूनों की यदि आप बात करें तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका उल्लंघन अपनी सुविधा के अनुसार से सवर्ण हिंदू समयानुसार करते रहे हैं और एक समय में बैठकर ये सारी पुस्तकें लिखी भी नहीं गई हैं। समय समय पर इनमें समय के अनुसार एड ऑन्स होते रहे हैं। वे दलितों को उसका उल्लंघन इसलिए नहीं करने देना चाहते थे कि उनकी सेवक श्रेणी की आवश्यकता थी। स्पष्ट रूप से ये समाज स्वीकृत हिंदू कोड दलितों के लिए मानवाधिकारों का प्रवंचन था, जिसके कारण ही हंटर आयोग ने दलित पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए वैसी उदार सिफारिशें नहीं की थी जैसी मुस्लिम शिक्षा के लिए की थी। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में ब्राह्मणों का ग्राफ सदैव ऊपर जाना, मुसलमानों का ग्राफ आबादी के बाद नीचे आना तथा दलित पिछड़ों की अधोगति के मूल में एक ही मुख्य कारण है और वह है आरक्षण, जो ब्राह्मणों तथा अन्य उच्च हिंदुओं के लिए अघोषित रूप से सदैव रहा है। मुसलमानों को ब्रिटिश शासन में प्राप्त था और दलित पिछड़ों को कभी नहीं दिया गया। भारतीय राजनीति में भी आरंभ से उच्च हिंदू नेताओं का वर्चस्व है। उन्हीं के हाथों में स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व रहा है। वही अंग्रेजों के जाने के बाद स्वतंत्र भारत के शासक बने और अब तक जिन नीतियों पर यह देश चल रहा है उसके निर्माता भी वही हैं। इन नेताओं में धर्म की मर्यादाओं के प्रति स्वीकृति का भाव इस सीमा तक था कि महात्मा गांधी जैसे राजनीतिज्ञ भी वर्णाश्रम को हिंदू धर्म का प्राण मानते थे। उनका मत था कि जो आदमी वर्ण कर्म के अनुसार अपना पारंपरिक धंधा नहीं करता है वह अपनी हानि करता है और पतित बनता है। उनके अनुसार दलित पिछड़े वर्गों के लिए उनके बाप दादा का धंधा होना चाहिए। ये वर्णाश्रम की दृष्टि से हिंदू धर्म की एक बेमिसाल भेंट थी। यही कारण था कि जब डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के पृथक मानवाधिकारों का प्रश्न उठाया था तो महात्मा गांधी ने उसके विरुद्ध आमरण अनशन किया था। और यदि देश की स्वाधीनता का प्रश्न हिंदू नेताओं के सम्मुख न होता तो दलित वर्गों के अधिकारों के मुद्दे पर जो पूना समझौता हुआ था वह कभी नहीं होता।
दलित वर्ग के लोग आज भी शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी से वंचित ही रहते। पूना पैक्ट को लेकर हम लोगों के मन में बहुत रोष, बहुत गुस्सा रहता है, जो जायज भी है। लेकिन यदि उसकी एवज में ये शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं मिलती तो हम आज भी एड़ियां ही घिस रहे होते, सेवक श्रेणी में ही आते और वही काम कर रहे होते। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि पूना पैक्ट का उन्हें दुख तो बहुत है, उन्हें सब कुछ तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी बहुत कुछ उन्होंने हासिल किया है इससे। अतः इस राजनीतिक रूढ़िवादिता ने भी दलित शिक्षा को कठिन बनाया। दूसरी ओर सामाजिक रूढ़िवाद किस प्रकार दलितों का शैक्षणिक विकास रोक रहा है, यह हमें दलितों के उस विद्रोह से मालूम होता है जिसका सूत्रपात 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ज्योतिबा फूले तथा 20वीं सदी के उत्तरार्ध में डॉक्टर अंबेडकर ने किया। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। तो ये सारा आप देख सकते हैं कि राजनीतिक रूढ़िवादिता ने दलितों का उत्थान जो है, जो इतनी मुश्किल से हुआ था, उस पर रोक लगा दी है, उसको नीचे गिराना शुरू कर दिया है राजनीतिक रूढ़िवादिता ने। इस चीज को समझ रहे हैं आप? क्या समझ रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। उदाहरण सुनिए, मिस्टर मूरे माइथल ने अपनी पुस्तक रिकलेक्शंस ऑफ माय अर्ली मिशनरी लाइफ में एक घटना का उल्लेख करते हुए लिखा है, मेरे मित्र ज्योतिराव फूले ने मेरे पास एक महार बालक को पढ़ने के लिए भेजा। मैंने उसे निचली कक्षा में भर्ती कर दिया। उसके कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण लड़के मेरे पास आए। उनकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। वे बोले, इस महार ने हमें अपवित्र कर दिया है, हम स्कूल में इसे नहीं रहने देंगे या हम स्कूल छोड़ देंगे। इस घटना से अपमानित होकर वह महार बालक चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। ये ब्राह्मणों की पवित्रता का आतंक दलितों को शिक्षा ग्रहण करने से रोकता था। 3 अप्रैल 1932 का प्रताप लिखता है कि अहमदाबाद के एक गांव में जब कुछ दलितों ने अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती कराया तो उच्च हिंदुओं ने उनके घरों में आग लगा दी थी। 23 मई 1939 का हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि कटीपुर गांव में एक अध्यापक अछूत बालकों के लिए रात्रि पाठशाला चलाता था। इसका पता जब उच्च हिंदुओं को लगा तो उन्होंने उस अध्यापक के हाथ पैर तोड़ दिए और छात्रों को मारकर भगा दिया। इसी अखबार में ढोलका तालुक के अंतर्गत कविठा गांव की घटना का उल्लेख है। वहां अछूतों व सवर्ण हिंदुओं के इतने भयानक अत्याचार किए थे कि उन्हें अपना घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। उनका अपराध यह था कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा था। इन सभी घटनाओं का, इन सभी उदाहरणों को डॉक्टर अंबेडकर ने जाति के विनाश में भी कोट किया है और उन सबका पाठन मैंने किया है। आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो ये सारी वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगे। लेख बहुत लंबा है, इसीलिए इस आधे लेख का विराम मैं यहीं करती हूँ। आधा लेख जो है वो अगले एपिसोड में हम कवर करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में इस लेख को पूरा करने के लिए। अब मुझे आगे दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।